Welcome students. Today we will start chapter 12 इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. वर्ड इलेक्ट्रिसिटी क्या है हम उसके बारे में मैं आपको सिर्फ एक वर्ड में समझाना चाहती हूँ. इलेक्ट्रिसिटी का मीन है फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज जो है उसका फ्लो होगा तो वहाँ पर करंट फॉर्म होगा इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज है. चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव वी ऑल नो. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी एक कंप्लीट ब्रांच है फिजिक्स की. जैसे लाइट है एक कंप्लीट ब्रांच है जिसमें हम लाइट फिनोमिनन के बारे में पढ़ते हैं. इलेक्ट्रिसिटी एक अलग ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे. इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है. फर्स्ट इज स्टैटिक एंड सेकंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग है रेस्ट एंड करंट वर्ड का मीनिंग है मोशन. मैं आपको सिंपली एक एक वर्ड में बता रही हूँ. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन रेस्ट, जहाँ पर चार्ज जो है अगर बनता है, फॉर्म होता है, हीट या एनर्जी या चार्ज कुछ भी जो फॉर्म होता है वो जिस जगह पर फॉर्म होता है वहीं पर रहता है, ट्रांसफ़र नहीं होता. दैट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल क्लास 11th एंड 12th एंड हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे. क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रिसिटी मीन विच बिलोंग्स टू मोशन, जहाँ पर चार्ज बन रहा है लेकिन एक जगह पर स्टेबल नहीं है, जो ट्रांसफरेबल है, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो एक ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है स्टडी ऑफ चार्ज की, लेकिन बट इन मोशन, मोशन में जो होगा दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इन रेस्ट होगा दैट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट हमारे काम का है दैट इज स्टैटिक चार्ज. चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. इलेक्ट्रिक चार्ज का कहीं आपको कोई स्पेसिफिकली कहीं डेफिनेशन नहीं लिखनी है. इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले चार्ज से वर्ड आते ही हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है दैट इज़ इट विल बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम. कूलाम है ऐसा यूनिट. जैसे हम किसी भी मास को, किसी वेट को किलोग्राम में डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को मीटर किलोमीटर में डिनोट करते हैं, सिमिलरली जो चार्ज है वो कूलाम में डिनोट होता है. एंड देयर एग्जिस्ट टू टाइप्स ऑफ चार्ज इन नेचर. नेचर में दो ही टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर कुछ भी नहीं होगा देन इट विल बी न्यूट्रल. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में हम पढ़ते हैं. इसके बाद आगे आते हैं. स्मॉलेस्ट स्टेबल चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. वी ऑल नो प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव. वी ऑल नो. इसके बाद आगे चलते हैं. चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव. तो ये आपको हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऑलवेज नेगेटिव होता है एंड अ प्रोटॉन इज पॉजिटिव बट बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू. अब ये जो वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम. तो ये चार्ज है प्रोटॉन का भी एंड इलेक्ट्रॉन का भी. लेकिन अगर हम लिखेंगे चार्ज का, मैं आपको सिंबल बता देती हूँ. चार्ज का सिंबल होता है Q. तो अगर लिखेंगे QP स्मॉल p, QP का मतलब होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन. तो अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम के आगे आप प्लस लगा देंगे, बिकॉज ऑल नो कि जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो प्लस में होता है. लेकिन अगर हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो हम लिखेंगे QE चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तब वहाँ पर आप 1.6 के आगे माइनस लगाएंगे, बिकॉज वी ऑल नो कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज माइनस में होगा. तो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, वैल्यू जो है वो सेम है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19. सिर्फ साइन चेंज हो रहा है. अगर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो साइन आप इसके आगे माइनस लगा देंगे, और अगर आप प्रोटॉन लिखेंगे तो साइन इसके आगे आप पॉजिटिव लगाएंगे. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. चार्ज जो है उसकी भी प्रॉपर्टी है. फर्स्ट है लाइक चार्जेस. लाइक मीन सेम. सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो वी ऑल नो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होता है, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है. एंड अनलाइक चार्ज जो सेम नहीं होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर. सेकेंड पॉइंट इज चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. चार्ज जो है आप कहीं से नया चार्ज बनता नहीं है,
ना ही चार्ज कभी डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता है। जैसे हम कभी अपने हैंड्स हैं जो रब करते हैं तो वहाँ चार्ज बन नहीं रहा है, ना हीट वहाँ बन रही है, सिर्फ ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं चार्ज इज़ कंजर्व्ड रहता है ऑलवेज। चार्ज कहीं भी ना तो फॉर्म होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। अब आपको इसमें 3 चीज़ें हैं जो याद रखनी है, दैट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, पर्टिकुलर एरिया एंड यूनिट टाइम। मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर हम उसका रेट लगाएंगे दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का साइन आई है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इलेक्ट्रिक करंट का साइन है आई, चार्ज का साइन अभी मैंने आपको बताया है क्यू, अपॉन में टी टाइम। तो अगर हम चार्ज, अभी हमने पढ़ा है, अगर हम चार्ज को टाइम के साथ कंपेयर कर दें दैट विल बी इलेक्ट्रिक करंट। कि किसी भी मेटल में से, वी ऑल नो जो करंट होता है वो कंडक्टर्स में से ही पास होगा, नॉन कंडक्टर्स की तो हम इस चैप्टर में बात ही नहीं करेंगे। तो किसी भी कंडक्टर में कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसका जो रेट होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इट इज़ डिनोटेड बाई टी नहीं है, ये आई है, इट इज़ डिनोटेड बाई आई। फॉर्मूला लिखेंगे आप इसके बाद, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज है, एंड टी क्या है, टाइम है। सेकेंड बात अब मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, बिकॉज हमने यूनिट ऑफ क्यू पढ़ा है, दैट इज़ कूलम, और अपॉन में अब टाइम की यूनिट हमारे पास बहुत सारी हैं, हमारे पास आर भी है, मिनट भी है, एंड सेकंड भी है, लेकिन आई के लिए, पर्टिकुलरली आई के लिए जो टाइम होगा वो हम सेकंड्स में ही लिखेंगे। अब कोई क्वेश्चन होगा जहाँ पर चार्ज भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है और आपसे करंट पूछा है, लेकिन अगर टाइम मिनट्स में दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट अपॉन में रख के आंसर नहीं निकालेंगे, आपको पहले उसे सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद आगे, वेयर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, टी इक्वल टू टाइम इंटरवल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब मैं इस स्केलर का मतलब समझा देती हूँ। दूसरा वर्ड होता है वेक्टर, VECTOR। वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग होता है जहाँ पर हमें डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और वेक्टर क्वांटिटी होता है जहाँ पर वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन से भी फ़र्क पड़ता है कि ये प्लस की साइड जा रहा है या माइनस की साइड जा रहा है। स्केलर मीन ओनली वैल्यू, जहाँ मतलब रखती है हमारे लिए, डायरेक्शन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमारी बाइक है जो चलती है, तो जो स्पीड है उससे कोई मतलब नहीं है कि हमारी बाइक किस डायरेक्शन में जा रही है। आप एक ही डायरेक्शन में बार बार जाओ, आप वापस उल्टे आओ, सीधे जाओ, कैसे भी जाओ, बट जो हमारी स्पीड है उससे डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो दैट मीन स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर वेक्टर में आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। SI यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर। मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। क्यू की जो यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। अब I का फॉर्मूला जब आप लिखेंगे Q अपॉन टी, तो वैसे ऑटोमेटिकली जो यूनिट बनती है वो बनती है कूलाम अपॉन सेकेंड। तो आप चाहें तो कूलाम अपॉन सेकेंड भी लिख सकते हैं, लेकिन जो SI यूनिट करंट की है वो एम्पियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ 1 एम्पियर। ये पूछा जाता है कि 1 एम्पियर क्या है, ये आपको बताना है। तो आप फॉर्मूले में देखकर लगा सकते हैं कि अगर मैं Q की वैल्यू 1 कर दूं, अपॉन में टाइम भी 1 कर दूं, दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। तो अगर हम फॉर्मूले में, अगर चार्ज भी 1 कूलाम है और टाइम 1 सेकेंड है, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इसी से आप डेफिनेशन बनाएंगे कि 1 एम्पियर इज कंसिडर्ड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलाम चार्ज पर सेकेंड। पर मतलब होता है 1। तो 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर करंट होगा 1 एम्पियर। ये इसकी डेफिनेशन है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना है। I इक्वल टू Q अपॉन टी। Q क्या है, 1 कूलाम, टाइम क्या है 1 सेकेंड। तो जब आप 1 अपॉन 1 रखेंगे तो I इक्वल टू 1 एम्पियर। आगे चलते हैं। अब एम्पियर जो है, जैसे मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है,
तो सेंटीमीटर मीटर से छोटा है, किलोमीटर मीटर से बड़ा है, मिलीमीटर उससे भी, सेंटीमीटर से भी छोटा है, माइक्रोमीटर उससे भी छोटा है, लेकिन ये स्मॉल यूनिट्स हैं, स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं। तो ऐसे ही करंट की भी स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं। स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर और इन माइक्रो एम्पियर। मिली वर्ड का मतलब होता है 10⁻³ और माइक्रो वर्ड का मतलब होता है 10⁻�6। मिली का साइन है m और माइक्रो का साइन है ये म्यू, जो बनाते हैं इस तरीके से आप बना सकते हैं म्यू को। तो मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर होता है, 10⁻�6 जो होता है वो माइक्रो एम्पियर होता है। और आप ये सिंबल्स आपको आगे जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज डायरेक्शन पर आते हैं, करंट की डायरेक्शन पर। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। सबसे पहले मैं आपके लिए ये क्लियर कर देती हूँ कि जो करंट होता है, यही बताती हूँ मैं आपको। करंट में अभी हमने पढ़ा है कि फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज भी होते हैं एंड पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। अगर प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका उसका चार्ज ट्रांसफ़र होगा। कोई भी सर्किट होगा हमारे लिए, उसमें हमारे पास एक सेल, बैटरी, कुछ भी कंडक्ट होगा, उसके साथ में एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है। दैट मीन कि जिस टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है वहाँ पॉजिटिव होगा, जिस टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है वहाँ नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र किस डायरेक्शन में होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र, बिकॉज वी ऑल नो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव की तरफ तो जाएंगे ही नहीं, नेगेटिव से तो उनका रिपल्शन होगा और जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र मैं आपको बता चुकी हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट का ट्रांसफ़र इससे उल्टा लेते हैं और ये थ्योरी उल्टी है इलेक्ट्रॉन्स से। तो अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक करंट और जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। सेकेंड पॉइंट है, इन मेटल्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट्स करंट। Conventionally, the direction of current is taken as opposite to the direction of motion of electrons. तो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और करंट की डायरेक्शन इससे उल्टी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैं यहाँ आपको सिर्फ इतना ही करवा रही हूँ जितना आपको लिखना है मैटर एक्चुअली में और जो आपके काम में आने वाला है, तो आप ये सब नोट करेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा इस चैप्टर में जो बचेंगे न्यूमेरिकल्स वो हम बाद में करेंगे, पहले थ्योरेटिकल पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ जो पॉइंट आता है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट जो होगा, सर्किट जिसमें कंप्लीट सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें अपना सेल एंड बैटरी भी इंक्लूडेड होगा, जिसमें हमारा जो अगर हम बल्ब जला रहे हैं बल्ब भी इंक्लूड होगा। आगे हम बताएंगे एमीटर वोल्टमीटर क्या होते हैं, वो भी इंक्लूड होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड होंगी एंड सभी को हम सारे टर्मिनल्स अगर हम जोड़ देंगे दैट विल बी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग करंट कैन बी डिफाइंड एज द, ये यहाँ तक डेफिनेशन नहीं है, इसके बाद डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। चार्ज हम इतनी देर से मैं सिर्फ आपको एक ही लाइन समझा रही हूँ कि चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज जहाँ फ्लो होगा वहीं पर करंट बनेगा, वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो सब कुछ चार्ज फ्लो ही है। तो कितने मिनट में, कितने सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। और उस चार्ज को फ्लो करने में कितना वर्क किया जा रहा है, वर्क डन, जितना वर्क किया जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए और यहाँ कोई पॉइंट है बी, ए पर जो चार्ज है उसको बी तक पहुंचाने में जितना भी वर्क किया जाएगा दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस से मतलब ही समझते हैं आप कि डिफरेंस हम जब ही निकालते हैं जब हमारे पास दो चीज़ें हों। सिंगल चीज़ में आप डिफरेंस किससे निकालेंगे? तो 2 पॉइंट्स होते हैं, उनके बीच में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब चार्ज फ्लो हुआ है तो कितना काम किया गया है दैट इज़
पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्षमता कि कितना उन्होंने काम किया है। तो इससे अच्छे से मैं नहीं समझा सकती, तो बाकी आप याद रखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को पहुंचाने में कितना काम किया गया है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। एंड हेयर इज द सेकंड फॉर्मूला V इक्वल टू W अपॉन Q। V पोटेंशियल डिफरेंस का साइन है, W अपॉन Q वर्क को W से लिखते हैं, चार्ज को हम पढ़ते ही आ रहे हैं, Q से ही लिखा जाता है। अब इसके बाद SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, V ही इसका सिंबल है, वोल्ट भी इसका सिंबल भी V ही है, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो भी V में ही आएगा। द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए वायर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ बनेगा ही बनेगा, सिंपल सी बात है कि मूव करते हैं, जब हम भी कहीं मूव करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जब भी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है वहाँ पर कुछ ना कुछ काम किया जाता है, क्षमता लगती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हों चाहे कोई भी अदर बॉडी हो। तो जब एक जगह दूसरी जगह जाएगी तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो द पोटेंशियल डिफरेंस मे बी प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन अ बैटरी। और वो क्षमता कहाँ से आती है, जैसे हम हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें जो शक्ति चाहिए होती है वो हमें खाने से मिलती है, सर्किट में वो शक्ति देने वाला कौन है, बैटरी है, बस आपको इतना समझना है। इसके बाद आगे 1 वोल्ट, इसकी भी डेफिनेशन आती है, जैसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन आती है, तो सेम तरीका है, फॉर्मूला क्या है आपका V इक्वल टू W अपॉन Q। तो W की अगर वैल्यू भी हम 1 कर दें और Q की वैल्यू भी अगर हम 1 कर दें, तो सबसे पहले आपको यूनिट पता होनी चाहिए। जो W है दैट इज़ वर्क, उसकी यूनिट होती है W है, इसकी यूनिट होती है W है, W वर्क डन, इसकी यूनिट होती है जूल अपॉन में, एंड Q चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट अभी हमने पढ़ा है कूलाम। अब जूल अपॉन कूलाम दैट मीन कि अगर हम 1 वोल्ट की बात कर रहे हैं तो हमें वर्क होता है 1 जूल होना चाहिए और चार्ज भी 1 कूलाम होना चाहिए। मतलब अगर 1 कूलाम चार्ज को ट्रांसफ़र करने में अगर 1 जूल वर्क किया गया है, दैट मीन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क। अब आप ये ध्यान से लिख लेंगे, 1 जूल अगर वर्क किया गया है इज डून टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम। 1 कूलाम चार्ज को 1 पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए अगर 1 जूल वर्क किया गया है, दैट मीन कि वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। तो ये है हमारा टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोबारा बता देती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि जो करंट है इट्स ऑल अबाउट फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, तो अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी है, चार्ज एक पॉइंट से दूसरी जगह तक जाने में जितना वर्क किया जा रहा है उस सर्किट में, और वो वर्क कर कौन रहा है, दैट इज़ बैटरी। बैटरी है जो पावर दे रही है। वो भी आगे बढ़ेंगे कि बैटरी पावर जो है वो अलग टॉपिक है। तो जो बैटरी द्वारा एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना भी काम किया जा रहा है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका जो साइन है, जो सिंबल है, दैट इज़ V। और 1 वोल्ट की डेफिनेशन है कि अगर 1 कूलाम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में 1 जूल वर्क किया गया है, तो वहाँ पर जो वर्क होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बता चुकी हूँ मैं आपको, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर को रिटर्न करते हैं हम स्मॉल ma में, एंड माइक्रो एम्पियर को इसमें p लिया हुआ है, बाकी जो साइन होता है वो ऐसे होता है, मैं पीछे भी बता चुकी हूँ आपको।
तो मिली एम्पियर 10⁻³ होता है, माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ होता है। इसके आगे आते हैं एमीटर पर आते हैं। एमीटर है एन अपैरेटस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, कि किसी भी सर्किट में एमीटर लगाया जाता है कि किस सर्किट में से कितना करंट पास हो रहा है, उसको नापने के लिए एक अपैरेटस, एक इक्विपमेंट है जिसको हम लगाते हैं एमीटर को। इसके बाद चार्ज है लाइक मास, द चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द चार्ज एक्कर्ड बाई ए ग्लास रोड व्हेन रब्ड विद सिल्क इज कॉल्ड अ पॉजिटिव चार्ज एंड द चार्ज एक्कर्ड बाई एन इबोनेट रोड विद रब्ड विद वूल इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। इसके बारे में नहीं आने वाला है, हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ये वाला पेज आप रहने देना। आगे बात करते हैं सर्किट डायग्राम से स्टार्ट करते हैं कि अब सर्किट भी हम आगे बनाएंगे तो उसके लिए कुछ सिंबल्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं जानने। ए सर्किट इज़ ए सिंप्लीफाइड सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट क्या है, डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ अ सर्किट, तो यहाँ आप ये डेफिनेशन लिख लेना। सर्किट एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है कि किसी भी सर्किट में कंपोनेंट्स को किस डायरेक्शन में कैसे कैसे लगाया गया है, तो उसका अगर हम सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे बाय द सिंबल्स, दैट इज अ सर्किट। अब सर्किट जब हम बनाएंगे तो वहाँ पर सिंबल्स यूज़ में आते हैं। सबसे पहले सिंबल्स की बात कर लेते हैं। सेल का जो सिंबल होता है दैट इज ये, यहाँ होगा पॉजिटिव, यहाँ होगा नेगेटिव, दैट इज अ सेल। और अगर मैं किसी भी एक सेल से ज़्यादा सेल जोड़ती हूँ, दैट इज 1 2 3 4 सेल अगर मैंने यहाँ जोड़ दिए हैं और इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, बैटरी। तो कॉम्बिनेशन अगर हम कर दें सेल्स का तो दैट विल बी फॉर्म इन अ बैटरी। इसके बाद बात करते हैं स्विच की। तो ये वाला जो साइन है वो तार का है, अपने वायर का। तो यहाँ पर स्विच का साइन इस तरीके से होता है। अब स्विच अगर आप दिखाएंगे तो दो तरीके से दिखाएंगे कि स्विच अगर ऑन है दैट मीन कि करंट आगे फ्लो हो रहा है, और अगर स्विच अगर हम ऑफ कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो करंट आगे फ्लो नहीं होता। तो जब अगर यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं है दैट मीन कि जो स्विच है वो ऑन है, करंट आगे फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ बीच में अगर बिंदी लगा देते हैं दैट मीन कि जो करंट है वो यहाँ रुक गया है एंड जो स्विच है दैट इज़ क्लोज्ड। इसके बाद आते हैं कि जैसे हम एक वायर के ऊपर से हम दूसरा वायर ले जा रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे ये एक वायर है, इसके ऊपर से हमें दूसरा वायर लाना है। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो इसमें जॉइंट होगा, ऊपर से जो वायर आ रहा है वो यहाँ पर कहीं आपने जॉइंट किया हुआ है, या फिर ये वाला वायर नीचे से आ रहा है तो आपने यहाँ कहीं जॉइंट किया हुआ है। तो अगर आप जॉइंट करेंगे तो यहाँ पर आप इस तरीके से एक बिंदी बनाएंगे जहाँ पर भी ये जॉइंट है, क्लियर, तो दैट इज़ जॉइंट। और अगर जॉइंट नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर से पास हो रहा है, टच नहीं हो रहे हैं, तो आपको जैसे ही वायर यहाँ से आ रहा है टच नहीं हो रहा है, तो आपको इस तरीके से इसका सिंबल दिखाना है, दैट मीन कि ये इसके ऊपर से है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन इसने अलग दिया हुआ है, बाकी जो इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन जो हम बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, कैसे भी आप बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हम बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। किस काम में आएगा वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर पर। अभी हमने पढ़ा है कि जो एमीटर होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया जाता है, एमीटर। तो एमीटर जब इलेक्ट्रिक सर्किट में लगेगा तो उसका जो साइन भी तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा, तो साइन आपको इस गोले में ए लिखना है, दैट इज़ एमीटर। और अगर वोल्ट मीटर होगा तो गोले में वी लिखेंगे, और अगर गैल्वेनोमीटर होगा तो गोले में जी लिखेंगे। तो ये इनके साइन हैं, वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये इनके गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर के साइन हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, मैं आपको अभी समझा देती हूँ सीरीज़ कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। अगर मान लीजिए मैंने 3 बल्ब जोड़े हुए हैं, दैट इज़ 1 2 3, इस तरीके से यहाँ कोई पॉइंट ए है और यहाँ कोई पॉइंट बी है। और दूसरा अगर मैं बात करती हूँ कि ये बल्ब, सेकंड ये एंड थर्ड ये तीनों इस तरीके से और इस जगह से अलग तार निकल रहा है। तो ये जो कनेक्शन है फर्स्ट वाला दैट इज़ सीरीज़ कनेक्शन। सीरीज़ कनेक्शन मतलब एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में होगा, दैट इज़ सीरीज़ कनेक्शन। और ये आपको पैरेलल ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ कि अगर मैं इस कनेक्शन को इस तरीके से करूँ,
तो ये कनेक्शन कौन सा कनेक्शन होगा, सीरीज़ होगा या पैरेलल होगा? तो मोस्ट ऑफ द आंसर होगा, आप ये आंसर देंगे कि ये पैरेलल कनेक्शन है। कनेक्शन डायग्राम में कैसा दिख रहा है वो डिफाइन नहीं करता कि कनेक्शन सीरीज़ है या पैरेलल है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे हम एक लाइन में खड़े होते हैं, हाथ पकड़ के खड़े हो रहे हैं, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं, उन्हें हाथ पकड़ के एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा होना है। तो आप क्या करेंगे कि आपका जो लेफ़्ट होगा वो दूसरे के राइट से आप जो हैंड है वो पकड़ेंगे, उसका राइट अगले के लेफ़्ट को पकड़ेगा, उसका राइट उस अगले के लेफ़्ट को पकड़ेगा। इस तरीके से जॉइंट होता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि ये इसका राइट है, ये इसका लेफ़्ट है, मतलब इसका दूसरा हाथ इसके इस हाथ से जॉइंट होगा, इसका हाथ इस दूसरे से, इसका हाथ किसी अलग जगह से। दैट मीन कि एक पॉइंट से यहाँ पर एक ही पॉइंट जुड़ रहा है, दूसरे पॉइंट से कोई अलग बल्ब जुड़ा हुआ है। आप दो तरीके से समझ सकते हैं, अगर आप लेफ़्ट राइट समझ सकें तो वहाँ समझ लीजिए, या फिर मैं आपको और भी अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि जो तार है उससे मान लीजिए ये पॉइंट है, पॉइंट कोई दो ही होंगे जिनके बीच में सारे बल्ब जुड़े हुए हैं। तो आप उन दो पॉइंट्स को देखना कि जो फर्स्ट पॉइंट है उससे ये एक ही बल्ब जुड़ा हुआ है, और जो सेकंड पॉइंट है उससे एक ही बल्ब जुड़ा हुआ है, और बीच वाले जितने भी बल्ब होंगे वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो ये जो साइन है ये सीरीज़ कनेक्शन का साइन है। और अगर मैं आपको पैरेलल कनेक्शन दिखाऊं, जैसे ये है एंड ये पैरेलल कनेक्शन है, तो मतलब यहाँ दो पॉइंट बन रहे हैं, एक ये और एक ये। तो इस दोनों पॉइंट से कहीं ना कहीं ये तीनों ही जुड़े हुए हैं, और सीरीज़ कनेक्शन में दोनों पॉइंट से सारे बल्ब्स नहीं जुड़े हुए मिलेंगे अगर आपको। तो आप किसी भी जब भी आप कोई सर्किट देखें तो आप उसमें दो पॉइंट देखना जिनके बीच में सारे इंस्ट्रूमेंट जुड़े हुए हैं। उन दोनों पॉइंट से अगर इनडायरेक्टली सारे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो पैरेलल कनेक्शन है। और अगर कहीं एक ही जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है, दूसरा उससे जुड़ रहा है, तीसरा उससे जुड़ रहा है, चौथा उससे जुड़ रहा है, दैट विल बी सीरीज़ कनेक्शन। और आगे हम डिटेल में भी हम आगे बात करेंगे। एक चीज़ और मैं समझा देना चाहती हूँ, बिकॉज हमने पीछे एमीटर के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में कितनी फ्लो होगी वो हमें एमीटर बताता है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा सर्किट बना देती हूँ आपके लिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये बल्ब है, ये एमीटर मैंने यहाँ जोड़ दिया, एंड यहाँ पर मैंने एक सेल लगाया है, प्लस एंड माइनस। सबसे पहले साइन जो लगाएंगे हम कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। तो वी ऑल नो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। तो यहाँ साइन हम इस तरीके से लगाएंगे कि यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है एमीटर में होते हुए, एंड इस तरीके से जो होगा वो डायरेक्शन फ्लो होगा सर्किट में। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब, या जो भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट लगाया गया है उसके हमेशा सीरीज़ में ही जोड़ा जाता है, एमीटर को पैरेलल में नहीं जोड़ा जाता। क्यों? इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगी कि एमीटर का, वी ऑल नो एमीटर का वर्क क्या है कि बल्ब में कितना करंट आ रहा है उसको नापना। तो ऑब्वियस है कि बल्ब के आगे ही एमीटर लगेगा, क्योंकि अभी मैंने डायरेक्शन दिखाया है करंट का कि डायरेक्शन यहाँ से इधर आएगा, बल्ब में आएगा, फिर बल्ब में से जितना डायरेक्शन पास होगा वो एमीटर में जाएगा। तो एमीटर उतना ही फ्लो मतलब उतनी ही रीडिंग दिखाएगा जितना बल्ब में से करंट पास होके आगे की तरफ आया है। तो हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिलेंगी। लेकिन अगर सोचिए कि मैं एमीटर को यहाँ इस तरीके से पैरेलल में लगा देती हूँ, तो यहाँ क्या होगा ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ ये होगा कि इस बैटरी से, इस सेल से जितना भी करंट जा रहा है इस साइड, तो आधा बल्ब में जाएगा और आधा ऊपर की डायरेक्शन में एमीटर में होके आएगा, और रीडिंग इधर से आएगी। तो हमें बल्ब की रीडिंग तो मिली ही नहीं यहाँ पर, तो एमीटर का वर्क यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। एमीटर का वर्क क्या था कि बल्ब में से कितना करंट पास हो रहा है उसको नापने का। अगर हम एमीटर पैरेलल में लगा देंगे तो वो अलग ही रीडिंग दिखाएगा, बल्ब की एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हूँ, कैसे लिखना है वो भी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद यस एंड, अभी जो हमने पीछे पढ़ा है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए वोल्टमीटर चाहिए होता है। तो मैं दोनों को एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर अभी मैंने बताया है एमीटर, दो टॉपिक ही अभी हमने पढ़े हैं सिर्फ, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस।
तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको नापने के लिए एमीटर होता है और पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्टमीटर होता है। तो एमीटर मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि ऑलवेज सीरीज में ही लगाया जाता है, पैरेलल में नहीं। जबकि वोल्टमीटर जो होता है, वोल्टमीटर ऑलवेज पैरेलल में ही लगता है, सीरीज में नहीं। अब उसका भी मैं आंसर आपको दे देती हूँ। सबसे पहले ये बल्ब है एंड ये बैटरी सेल मैंने जोड़ा हुआ है, करंट वही अपना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएगा। अब वोल्टमीटर लगाते हैं तो वोल्टमीटर ऑलवेज यहाँ लगेगा पैरेलल में। रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, रीज़न क्या है, बिकॉज वोल्टमीटर क्या है, वोल्टेज नाप रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक कि एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, कितना वर्क हुआ है, उसको नापने के लिए वोल्टमीटर लगाया जाता है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, तो मान लीजिए यहाँ ये पॉइंट है ए और यहाँ पॉइंट है बी, तो इस ए से बी तक में कितना वर्क किया गया है उसके लिए तो ये वोल्टमीटर इस तरीके से ही लगेगा। अगर मैं इस वोल्टमीटर को यहाँ लगा दूँ सीरीज़ में, तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच के डिफरेंस को कैसे नापेगा? इसमें तो फिर ये सीरीज़ में हो गया कि यहाँ से आया और इसमें होकर करंट पास हो जाएगा, तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस के लिए हमें दोनों पॉइंट को कंपेयर करना पड़ता है, इसलिए दोनों पॉइंट के बीच में ही वोल्टमीटर लगाया जाएगा। तो यहाँ मैंने आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एमीटर, इट इज़ यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रो एनी वायर ऑफ अ सर्किट, कि मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसके लिए हम एमीटर लगाते हैं। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़, वैसे क्वेश्चन ये नहीं आता है कि सीरीज़ में ही लगाया क्यों जाता है, पैरेलल में क्यों नहीं लगाया जाता, फिर भी मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बारे में अभी आगे बाद में बात करेंगे, इसलिए आपको मैं इस लाइन का मीनिंग बाद में समझाऊंगी। अभी सिर्फ इतना याद रखना है, एमीटर इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, whereas voltmeter is used to voltmeter is used to measure potential difference. तो voltmeter it measures the potential difference between 2 points of the circuit, सर्किट के 2 पॉइंट्स के बीच में जितना potential difference होगा उसको मेज़र करने के लिए voltmeter यूज़ में आएगा। The voltmeter is always connected in parallel across the points between which the potential difference to be measured. तो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, potential difference मेज़र करने के लिए वोल्टमीटर जो होता है ऑलवेज पैरेलल में ही कनेक्टेड किया जाता है। जिस पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है उन्हीं पॉइंट्स के बीच में आप वोल्टमीटर लगाएंगे। अब किसी भी सर्किट में 2, 3, 4 कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आपको अगर जिस 2 पॉइंट्स के बीच में मेज़र करना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, आप अपना वोल्टमीटर उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में लगाएंगे। मान लीजिए किसी सर्किट में 4 पॉइंट हैं A, B, C, D, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस B और C के बीच ही मेज़र करना है तो आप B और C के बीच में ही वोल्टमीटर को आप कनेक्ट करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि करंट जो मेज़र होगा वो होगा एमीटर से एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर होगा वो होगा वोल्टमीटर से। इसके बाद नेक्स्ट Ohm's law. Ohm's law states that the potential difference between 2 points is directly proportional to the electric current at the constant temperature. मैं आपको अभी हमने 2 ही चीज़ें पढ़ी हैं, दैट इज़ V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड I करंट। अब आप एक चीज़ आपने शायद इतना समझ लिया होगा कि करंट फ्लो हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर करंट जा रहा है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जाएगा तो वहाँ जितना काम किया गया होगा वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर करंट कम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, मतलब अगर करंट कम है तो काम कम किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। अगर करंट फ्लो ज़्यादा है दैट मीन वर्क ज़्यादा किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो मतलब अगर I कम है तो V भी कम है, I ज़्यादा है तो V भी ज़्यादा है, दैट मीन कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्स प्रोपोर्शनल हम किसे बोलते हैं? इन्वर्स प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक घटता है उसकी वजह से अगर दूसरा बढ़ रहा है और अगर उसके बढ़ने से दूसरा घट रहा है दैट मीन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर दोनों घट रहे हैं तो दोनों ही घटेंगे और बढ़ रहे हैं तो दोनों ही बढ़ेंगे, दैट मीन सेम सेम।
तो ये है इस लाइन का मतलब। तो ओम लॉ ने ये स्टेटमेंट दिया था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के, कि करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ज़्यादा होगा, करंट जितना कम होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही कम होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो दिस मीन कि पोटेंशियल डिफरेंस V वेरीज एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इस लाइन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। अब हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जब भी हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो ओम्स लॉ में यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल को इक्वल टू किया गया तो उसका जो कांस्टेंट लगाया गया दैट विल बी आर आई, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये है दैट इज़ ओम्स लॉ, जो अभी हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ भी यूज़ में लाएंगे, V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पर I है इलेक्ट्रिक करंट, R रेजिस्टेंस है जिसके बारे में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, और V पोटेंशियल डिफरेंस है। अब 3 चीज़ें हैं। थर्ड जो फॉर्मूला है वो आया है आपके पास, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था करंट का I इक्वल टू Q अपॉन T। सेकेंड फार्मूला था आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का V इक्वल टू W अपॉन Q। थर्ड फार्मूला आया है V इक्वल टू आई आर। वो वाला फार्मूला भी V का ही था, लेकिन कब, जब W और Q दिए हुए हों तो आप वो वाला फार्मूला यूज़ में लेंगे, लेकिन जब आपके पास रेजिस्टेंस और करंट दिया हुआ होगा तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ में लेंगे। अब इन 3 चीज़ों में से कोई भी आपको 2 चीज़ें दी जाएंगी, 2 रीडिंग्स दी जाएंगी, थर्ड आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आपको IR दिया हुआ है, V पूछा है, तो आप लगाएंगे V इक्वल टू IR। अगर आपको I पूछा है, V और R दिया हुआ है, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे I इक्वल टू V अपॉन R, क्योंकि ये R इसके अपॉन में चला जाएगा। और अगर आपसे R पूछा है तो ये I इसके अपॉन में चला जाएगा, तो V अपॉन I। तो यहाँ पर एक ही फार्मूले से 3 फार्मूले बने हैं, जबकि जो मेन फार्मूला है ओम्स लॉ का दैट विल बी V इक्वल टू आई आर। ये है ओम्स लॉ का फार्मूला। कहाँ से आया वापस बता रही हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I से, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे दैट विल बी R। Where R is constant for the given conductor at a given temperature is called resistance। जो R है ये हमने एज अ कांस्टेंट लिया है, जो क्या है, एक रेजिस्टेंस का साइन है। अब रेजिस्टेंस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। रेजिस्टेंस जैसे हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी हम चलते हैं, कहीं भी कोई भी मोशन होता है, तो ऑलवेज 9th क्लास में हमने लॉ भी पढ़ा है कि किसी भी मोशन में, किसी भी फ्लो में उसके अपोजिट में भी इक्वल क्वांटिटी का, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है। तो जो फोर्स लगता है हम उसे फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, जो हमें रोकता है। सिमिलरली जो करंट है, जो सर्किट है, उसमें जब करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ भी एक फ्लो ही है। तो उस करंट फ्लो को, उस फ्लो ऑफ चार्ज को रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस लगता है, जो उसको रोकने के लिए एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जो फ्लो हो रहा है चार्ज का, उसको रोकने के लिए लगाई जाती है, दैट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट का मतलब था रोकना, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। किसी भी इलेक्ट्रिक करंट जब आगे की तरफ जा रहा है, चार्ज मूव हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसको रोकने के लिए जो अपोजिट डायरेक्शन में जो रेजिस्ट की जा रही है दैट विल बी रेजिस्टेंस। और SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम को ग्रीक लेटर में Q से लिखते हैं, बाकी वैसे ओम को इस तरीके से बनाया जाता है। वन ओम क्या है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला R का, दैट मीन R इक्वल टू V अपॉन I। ये इसका फॉर्मूला है R का, आप यहाँ पर लिख लेना, ये लिखा हुआ नहीं है। अब R इक्वल टू V अपॉन I, तो R की जो यूनिट है दैट इज ओम। और पूछेगा व्हाट इज़ 1 ओम। तो अगर मैं वोल्ट जो है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बोल लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट हो और अगर I करंट अगर 1 एम्पियर हो जाए, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम हो जाएगा। तो 1 ओम की डेफिनेशन होगी 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द फ्लो 1 एम्पियर ऑफ करंट। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है बिटवीन 2 पॉइंट्स और पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, तो 2 पॉइंट्स के बीच में अगर एक
एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट आ रहा है, दैट मीन जो वहाँ रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगा। तो दिस मीन्स 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो कभी भी अगर डेफिनेशन आए 1 एम्पियर की, 1 वोल्ट की या 1 ओम की, तो आपको फॉर्मूले जो भी फॉर्मूला होगा उसमें आप 1 वैल्यू रख देना और उसी से रिलेटेड डेफिनेशन फॉर्म कर देना। आगे है, फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ इट इज ऑब्वियस दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब देखिए R और V में अगर आप देखेंगे कनेक्शन R और V, अगर हम V बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ेगा, अगर V हम घटाएंगे तो R भी घटेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो दैट मीन रेजिस्टेंस भी वहाँ ज़्यादा होगा, रोकने वाले भी ज़्यादा होंगे। अगर ऑब्वियस है जितना काम किया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि काम किया जा रहा है, जितना काम ज़्यादा किया जाएगा तो जो रेजिस्टेंस है रोकने वाले भी ज़्यादा होंगे, और अगर काम कम किया जाएगा तो रोकने वाले भी कम होंगे। तो जो R है और जो V है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर R और I को देखा जाए, करंट को और रेजिस्टेंस को, तो वो उल्टे हैं। अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, अगर हम करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा कर देंगे तो रोकने वाले कम पड़ जाएंगे, और अगर हम करंट कम करेंगे तो जो R की वैल्यू होगी वो ज़्यादा आएगी। आप फॉर्मूले में भी देख सकते हैं, अगर हम डिनोमिनेटर जो होता है अगर हम उसकी वैल्यू कम कर देते हैं, कि जैसे आप 30 है वोल्ट, तो 30 में अगर आप डिवाइड करेंगे 2 का तो जो आंसर आएगा वो आएगा 15। लेकिन अगर मैं 30 में ही डिवाइड कर दूँ 5 का तो आंसर आएगा 6। दैट मीन अगर मैंने I की वैल्यू कम रखी है तो R ज़्यादा आ रहा है, और अगर मैंने I की वैल्यू ज़्यादा की है तो R कम आ रहा है। तो ये होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यही इसने लिखा हुआ है दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। दिस मीन इलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट घटेगा, और अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। द ग्राफ ऑफ V वर्सेस I स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ है, आ सकता है R और I का ग्राफ या फिर V और I का ग्राफ, तो ये जो होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। इसके बाद जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में भी अलग से और भी दिया गया है, तो आप इसमें भी समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। रेजिस्टेंस सिर्फ एक प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की कि जो फ्लो हो रहा है चार्ज का हो चाहे करंट का, उसको रजिस्ट रोकता है। ए कंपोनेंट दैट इज यूज टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट इज कॉल्ड रजिस्टर। अब उसी रेजिस्टेंस को नापने के लिए, करंट को नापने के लिए एमीटर लगा रहे हैं, तो कितना रेजिस्टेंस कौन रोक रहा है, कितने मात्रा में रोक रहा है, उसको लगाने के लिए रजिस्टर लगाया जाता है। इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रजिस्टर्स आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हमारे नॉर्मल सर्किट हैं उसमें रजिस्टर इसलिए लगाया जाता है। रजिस्टर क्या है? रेजिस्टेंस, करंट को रोकने वाला। तो अगर करंट ये इंक्रीज और डिक्रीज हम अपने अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर्स में कर सकते हैं कि अगर हमें करंट ज़्यादा चाहिए तो हम रजिस्टर्स को ज़्यादा पर भी सेट कर सकते हैं, कम चाहिए तो कम पर भी। Variable resistance, the component of an electric circuit which is used to regulate the current without changing the voltage। बिना वोल्टेज चेंज किए हम करंट का जो फ्लो है वो चेंज कर सकते हैं, इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इसी के लिए रियोस्टेट लगाया जाता है। ये डिवाइस है जिसके लिए रेजिस्टेंस को हम चेंज करते रहते हैं। रियोस्टेट को आगे RH से लिखा जाता है। अगर कहीं भी आपको RH मिलता है तो आप वहाँ समझेंगे कि रियोस्टेट की बात हो रही है। और रियोस्टेट क्या है? रेजिस्टेंस का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इक्विपमेंट है, वो लगाया गया है किसके लिए? करंट का फ्लो चेंज करने के लिए। रियोस्टेट डिवाइस है जो यूज में आता है। इसके बाद ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर, कि रेजिस्टेंस क्यों बनता है ये बताया गया है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इन्हीं में ही मिलने वाले हैं, इसी थ्योरी में। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस या जो भी रोकने वाला है उसका रीज़न क्या है, क्यों रेजिस्टेंस बनता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चार्ज का फ्लो है। चार्ज का फ्लो या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बोल लीजिए या प्रोटॉन्स का फ्लो, प्लस माइनस का ही फर्क है, लेकिन जो फ्लो ऑफ चार्ज है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। The positive particle of conductor create hindrance to flow of electrons
बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम दिस हिंड्रेंस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये फाइनली जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्शन होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स में भी रिपल्शन होता है। तो ये जो रिपल्शन है ये रोकते हैं आपस में एक दूसरे को, एंड दैट इज रेजिस्टेंस। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। अब बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जिस पर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेचर पर भी डिपेंड करेगा, कुछ लेंथ पर भी डिपेंड करेगा और कुछ एरिया पर भी डिपेंड करेगा। मैं सबसे पहले आपको एक सिंपल से एग्जांपल से ये समझा सकती हूँ कि रेजिस्टेंस क्या है। जैसे रोड है, रोड में जो ब्रेकर हैं वो रेजिस्टेंस है। वो क्या करते हैं कि हमारा जो फ्लो चल रहा है, जो हमारी स्पीड चल रही है, उसे रोकते हैं, ब्रेकर्स कम करते हैं। तो सिमिलरली जो ब्रेकर्स हैं वो रेजिस्टेंस हैं। जो रियोस्टेट लगाया गया है सर्किट में वो ब्रेकर है कि जिस फ्लो में चार्ज फ्लो हो रहा है उसके फ्लो को, उसकी स्पीड को कम करने के लिए रियोस्टेट लगाए गए हैं। अब जो ब्रेकर्स लगाए गए हैं वो उन तीन तरह से हमें हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। सबसे मेन कि एक ही रोड में जैसे एक बिल्कुल दो रोड्स हैं, एक बिल्कुल स्मूथ है और एक बहुत ही ज़्यादा खुरदरा रोड है। तो जो बिल्कुल स्मूथ रोड होगा मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल है उसका नेचर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो होता है उसका नेचर पर भी डिपेंड करता है। जो ब्रेकर है वो हमें, अगर स्मूथ रोड है तो हमारी स्पीड ज़्यादा होगी और ब्रेकर के होने का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा स्मूथ रोड पर। लेकिन जहाँ एक बहुत ही खुरदरा रोड है तो वहाँ पर ब्रेकर के होने का और भी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। किसकी वजह से? ब्रेकर तो दोनों जगह वही है, लेकिन नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड किया है स्पीड पर, कि हमारे जो एक हाईवे पर जो स्पीड होगी वो हमारे कच्चे रास्ते पर स्पीड नहीं हो सकती, चाहे ब्रेकर दोनों जगह सेम है। तो फ़र्क कहाँ पड़ा? नेचर ऑफ मटेरियल पर। दूसरा आते हैं लेंथ। लेंथ मीन लंबाई। अब आपकी जो रोड है, एक लंबी लेंथ की रोड है जहाँ पर ब्रेकर 1 किलोमीटर बाद है, मतलब 1 किलोमीटर बाद कोई पॉइंट ए से आप स्टार्ट हुए हैं एंड ब्रेकर आएगा 1 किलोमीटर बाद। तो 1 किलोमीटर जब तक ब्रेकर आएगा जब तक हमारी स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहती है। सिमिलरली अगर मैं ब्रेकर हर 10 मीटर की दूरी पर या हर 100 मीटर की दूरी पर ब्रेकर्स कर दूं तो वहाँ पर ब्रेकर के होने से, लेंथ कम होने से फ़र्क पड़ेगा स्पीड पर। और थर्ड एरिया, मतलब अगर एक रोड है जो 6 लेन रोड है, वहाँ पर एक ब्रेकर है तो वहाँ पर ब्रेकर का फ़र्क कम पड़ेगा किसी भी स्पीड पर, क्योंकि जब जगह ज़्यादा है, रोड का एरिया ज़्यादा है तो जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वो जो एरिया में बट जाएगा। लेकिन अगर रोड छोटी है और वहाँ पर ब्रेकर्स भी हैं तो वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इन चीज़ों को अगर आप नॉर्मली प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आपको समझ में आएंगी। पॉइंट 1 से स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल। सम मटेरियल्स क्रिएट लीस्ट हिंड्रेंस। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कम डिस्टर्बेंस करते हैं और उन्हीं को ही गुड कंडक्टर बोलते हैं। जैसे सिल्वर है बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, वाइल सम अदर मटेरियल्स क्रिएट मोर हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू देम। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा डिस्टर्बेंस करते हैं। सच मटेरियल आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स, और बैड कंडक्टर्स ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर। और जो प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक, वो बेस्ट इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है। प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, वुड हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये मटेरियल ऐसा है जहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस अगर करंट से ज़्यादा हो गया, रोकने वाले अगर फ्लो करने वाले से ज़्यादा हो गए तो करंट वहाँ फ्लो ही नहीं होता, तो जो इसी वजह से वो बैड कंडक्टर है। तो अगर मैं कहूँगी कि वुड है, इसमें करंट पास नहीं हो रहा और सिल्वर में करंट पास हो रहा है, रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि वुड में जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर करंट पास नहीं हो रहा है। सिल्वर है, वहाँ पर रेजिस्टेंस कम है। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। सेकंड आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, दिस मीन रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी तो वहाँ रोकने वाले उतने ही ज़्यादा होंगे। मान लीजिए 1 किलोमीटर का रोड है और अगर मैं ये फिक्स है कि हर 100 मीटर की दूरी पर एक ब्रेकर बनाना है, तो लेंथ ज़्यादा है तो ब्रेकर भी ज़्यादा बनेंगे।
और अगर टोटल 200 मीटर की ही लेंथ है किसी तार की तो आप वहाँ 2 ही ब्रेकर लगा सकते हैं। तो दैट मीन लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो दिस मीन रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दिस इज द कॉज दैट लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर क्रिएट मोर रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। वायर जितना ज़्यादा लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा बनेगा, वायर जितना कम होगा छोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही छोटा बनेगा। तो ये जो लाइन लिखी हुई है आर प्रोपोर्शनल है आई के, दैट मीन अगर आई बढ़ेगा करंट ज़्यादा होगा तो भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सॉरी आई नहीं है, ये लेंथ है एल, आर प्रोपोर्शनल है एल के, स्मॉल एल, कि अगर वायर की लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब इसके बाद बात करते हैं एरिया पर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर जैसे रोड है, एक चौड़ा रोड है और एक सकरा रोड है, तो चौड़े रोड पर एक साथ 4 वाहन जा सकते हैं, और जो अगर छोटा रोड होगा, सकरा रोड होगा, तो वहाँ पर एक के पीछे एक जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है कि स्पीड कम होगी सकरे रोड में। तो जब एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस का फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। दिस मीन आर विल डिक्रीज विद एन इंक्रीज, अगर एरिया इंक्रीज होगा तो आर डिक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। More area of conductor facilitate the flow of electric current through more area and thus decrease in resistance. This is the cause that thick copper wire create less resistance to the electric current. तो आप इस लाइन को सिंपली लिख सकते हैं कि R है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A एरिया के। अगर अब मैं इन दोनों, मैंने पहले यहाँ बताया था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A के, और अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो क्या बनेगा, R प्रोपोर्शनल टू L ऊपर है और अपॉन में A है, तो ये बनेगा R प्रोपोर्शनल है L/A के। अब वही बात कि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, तो जब R का प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाएगा तो ये जो रो है इसको रो बोलते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, रो है जो इसका कांस्टेंट लगाया गया है। तो कैसे लिखा गया है इसमें, सबसे पहले आप ऐसे ही लिखेंगे कि R प्रोपोर्शनल L, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, R प्रोपोर्शनल 1/A, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, और फिर ये लिख रहा है फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड R प्रोपोर्शनल L/A और R इक्वल टू रो L/A। जब प्रोपोर्शनल का साइन रो में चेंज किया है, सॉरी इक्वल टू में चेंज किया है, तो कांस्टेंट लगेगा रो, और रो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए लगाया गया है। एंड इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। पहले रेजिस्टेंस खुद ही कांस्टेंट था, जब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ जो कांस्टेंट लगेगा दैट इज़ रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, अब यहाँ पे ये फार्मूला जो बना है R इक्वल टू रो L/A, तो आप इससे और भी फार्मूला बना सकते हैं। इस A को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा RA इक्वल टू रो L। फिर इसके बाद आप इससे और फार्मूले बना सकते हैं। अगर रो का बनाना है तो फार्मूला होगा RA/L, अगर A का बनाना है तो रो L/R। तो अब आप इस फार्मूले से कई और फार्मूले भी बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी पर। SI यूनिट जो है रजिस्टिविटी की दैट इज़ ओम मीटर। ओम मीटर इसकी यूनिट दी गई है। कैसे दिया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि रो का जब आप फॉर्मूला निकालेंगे तो रो का फॉर्मूला आएगा RA/L। तो आप फॉर्मूले में ही यूनिट्स रखेंगे। R रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा, रो एंड मीटर। तो इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी रो मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज रो एंड मीटर। तो जब आप फॉर्मूले याद रखेंगे तो उससे आप डेफिनेशंस भी बना सकते हैं, उसी से आप यूनिट्स भी फॉर्म कर सकते हैं। अब रजिस्टिविटी क्या है इसके बारे में भी डिटेल है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ ए मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। इट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ ओम मीटर। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है कि ये आए 1 मार्क में आ सकता है,
रजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रजिस्टेंस का ही एक्सटेंडेड वर्जन रजिस्टिविटी है, और रजिस्टिविटी डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल पर। अगर मटेरियल हैविंग रजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर तो वेरी गुड कंडक्टर है। सिल्वर की रजिस्टिविटी दी हुई है, कॉपर की रजिस्टिविटी दी हुई है, रबर और ग्लास हैं वो इंसुलेटर होते हैं, उनकी रजिस्टिविटी भी दी हुई है 10⁻⁻12 ओम मीटर से 10⁻⁸ ओम मीटर पर, और रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल टेम्परेचर के साथ भी वेरी करती है। तो आप ये देख लेना, पढ़ लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पहले मेन टॉपिक आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आगे के टॉपिक्स पर आइए। इसके बाद अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, कि रजिस्टर्स जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन दो तरीके से ही बन सकता है, या तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा या फिर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर, दो तरीके से हो सकता है, या तो सीरीज में होगा कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। रजिस्टेंस इन सीरीज की अगर बात की जाए, व्हेन रजिस्टर आर जॉइंट फ्रॉम एंड टू एंड इट इज़ कॉल्ड इन सीरीज। एंड टू एंड का मतलब है कि पहले के एंड में दूसरा, फिर दूसरे के एंड में तीसरा, तीसरे के एंड में चौथा, इस तरीके से अगर लगाए गए हैं तो वो सीरीज में होते हैं। एंड इन दिस केस द टोटल रजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द रजिस्टेंस ऑफ ऑल द रजिस्टर्स इन द सिस्टम। इस सिस्टम में जितने भी रजिस्टर्स लगाए गए हैं, कि इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एक है, दूसरा है, तीसरा है, मतलब ए से बी तक के बीच में 3 रजिस्टर्स लगाए गए हैं, तो इन तीनों का जो टोटल होगा, अगर सीरीज़ में जुड़ा हुआ है तो इन तीनों को टोटल कर देंगे। कि मान लीजिए ये वाला रजिस्टर 5 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 7 ओम का है, टोटल कितना रजिस्टेंस हो गया, तो इन तीनों को डायरेक्टली प्लस कर देंगे, 5 + 6 + 7, तो जो आंसर आएगा वो टोटल रजिस्टेंस आएगा। लेकिन कब? जब ये रजिस्टर सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। कैसे आता है? अब इसका जो डेरिवेशन है वो मे भी नहीं है, आप मैं एक बार पीडीएफ में देखकर बताऊंगी, आप पीडीएफ में देख लेना सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का डेरिवेशन है या नहीं है। मैंने तो इसमें बता रही हूँ, अगर हो तो आप कर लेना, नहीं तो रहने देना। तो लेट 3 रजिस्टर डायग्राम आपको पीछे वाला बनाना है। 3 रजिस्टर दिए हुए हैं, R1, R2, R3 लगाए गए हैं, कनेक्टेड इन सीरीज़ में लगाए गए हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस भी 3 बन रहे हैं, V1, V2 और V3। ऑब्वियस है कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे पोटेंशियल डिफरेंस, हर 2 पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, और करंट जो फ्लो हो रही है दैट इज़ I। तो वी ऑल नो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो प्लस होंगे, V = V1 + V2 + V3। हमको पता है कि जो वोल्टेज हैं, जो डिफरेंस है वो प्लस में चलेगा जब सीरीज़ होगी, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। अब इसमें हम ओम लॉ सेट करेंगे कि जो V है = IR होता है, और V1 भी IR1 होगा, IR2, V3 में IR3। V1 मतलब A से लेके B तक के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस V1 बन रहा है तो उसके बीच में रजिस्टर R1 लगाया गया है। अगला जो अगले 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2 होगा, तो उसके लिए जो रजिस्टर लगाया गया है वो R2 लगाया गया है, और अगले 2 पॉइंट्स के लिए अगर वोल्टेज V3 है तो उसके लिए रजिस्टर R3 है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए 1, 2, 3 लगाया जाता है। तो इसके बाद V1 = IR1, V2 = IR2 एंड V3 = IR3। अब इन तीनों की वैल्यू अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखेंगे तो ये बनेगा S, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हैं, S मतलब सीरीज़ कनेक्शन के लिए लिया गया है इसमें, IRS, V की जगह IRS, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3, और इधर से I कॉमन आएगा, और वो कॉमन आके इस I से कट जाएगा, तो बचेगा क्या? RS = R1 + R2 + R3। तो ये सिर्फ इसका डेफिनेशन है छोटा सा। वोल्टेज से स्टार्ट करना है, V = V1 + V2 + V3, और V की वैल्यू रखनी है ओम्स लॉ से IR1 वाली, IR = IR1 + IR2 + IR3, चारों I कट जाएंगे, एंड R = R1 + R2 + R3 रिमेनिंग बचेगा। तो when the resistors are connected in series, the current flowing through each resistor is the same and is equal to the total current। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सीरीज में जो रजिस्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्लस होते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पैरेलल की, रजिस्टर्स इन पैरेलल, व्हेन रजिस्टर्स आर जॉइंड इन पैरेलल द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस, वहाँ पर आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा वो भी हम आगे बात करेंगे। लेट 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3, आप पहले वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं कि R1 R2 R3 सीरीज में जोड़े गए थे, यहाँ पर R1 R2 R3 पैरेलल में जोड़े गए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए एक ही लगाया गया है। क्यों? क्योंकि मैं रीज़न बता देती हूँ आपको। पिछले वाला जो डायग्राम था, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट इससे ये बन रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ बन रहा है, तीसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ बन रहा है। तो ये यहाँ पे 3 रजिस्टर लगाए गए हैं, तो तीनों के लिए वोल्टेज एक ही रखा गया है। वो सॉरी, जो V1 है वो यहाँ अलग बनेगा, V2 अलग बनेगा, V3 अलग बनेगा। और जबकि हम पैरेलल की जहाँ हम बात करेंगे तो वहाँ पर अभी वोल्टेज एक ही आएगा टोटल, यहाँ से A से लेके B तक के लिए, और करंट भी I है, लेकिन करंट अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो इस वाले रजिस्टर में अलग करंट जा रहा है, इस वाले रजिस्टर में अलग करंट जाएगा, और इस वाले रजिस्टर में अलग करंट जाएगा। तीनों में करंट अलग अलग जा रहा है। और जब आप सीरीज़ में देखेंगे तो सीरीज़ में एक ही लाइन है, इसलिए करंट एक ही आ रहा है। यहाँ पर 3 जगह, A पॉइंट से 3 जगह अगर 3 तार लगे हुए हैं तो करंट भी 3 जगह बटेगा। तो इसलिए यहाँ पर I1 I2 I3 रखा गया, और वोल्टेज एक ही है क्योंकि पॉइंट 2 ही है A से लेके B तक। अब आगे बात करेंगे। अब वहाँ पर आपने वोल्टेज रखा था, क्योंकि 3 वोल्टेज थे तो जो डेरिवेशन था वो V से स्टार्ट था, V = V1 + V2 + V3। यहाँ पर करंट 3 है, इसलिए डेरिवेशन I से स्टार्ट होगा, I = I1 + I2 + I3। अब वही I में आपको वैल्यू रखनी है, ओम्स लॉ की ही वैल्यू रखनी है। ओम्स लॉ था V = IR, तो I की वैल्यू हो गई थी V/R। तो यहाँ पर अब आप रखेंगे V/R = V/R1 + V/R2 + V/R3, और ऊपर के ये V कॉमन आके कट जाएंगे, बचेगा क्या? 1/R, P = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, दैट मीन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the potential difference across each register is the same and is equal to total potential difference. The total current through the circuit can be calculated by adding. तो अगर टोटल करंट पूछेगा तो करंट को तो आप डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं, तो और वोल्टेज जो होंगी उनको भी डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। रजिस्टर का ध्यान रखना है आपको कि अगर रजिस्टर सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए हैं तो डायरेक्ट प्लस करेंगे, और अगर रजिस्टर पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हुए हैं तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद करेंगे आप ये वाला टेबल, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। 4 पॉइंट हैं, इनफ है ये अगर आपके लिए कोई डिफरेंस टेबल आता है उसके लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। सर्किट डायग्राम सिंपली बनाया हुआ है, R1 R2 R3 3 जब रजिस्टर लगाए गए हैं तो पॉइंट्स भी अलग अलग बनेंगे, और जब पॉइंट अलग अलग बनेंगे तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग बनेगा। तो ये सर्किट डायग्राम आप बना लेंगे। सेकंड पॉइंट है द करंट इज सेम थ्रू ईच रजिस्टर। करंट जो है वो सेम फ्लो हो रहा है, प्लस से माइनस, तो जो करंट इधर से होकर जा रहा है वो इसमें भी वही जाएगा, इसमें वही करंट, इसमें वही करंट, और वही करंट इधर आके एमीटर में आएगा, और वही करंट इधर से जा रहा है। और ये प्लग है तो स्विच ऑन ऑफ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि करंट जो है वो रजिस्टर में सेम दिया हुआ है। और जबकि अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे तो पैरेलल कनेक्शन में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I, तो यहाँ तक आया तो इस पॉइंट तक आएगा, तो यहाँ पर करंट 3 जगह बटेगा, एक इस वाली वायर में, एक इस वाले वायर में, और एक इस वाले वायर में। फिर वो तीनों वापस आके बाहर की तरफ जुड़ जाएंगे। तो इसीलिए हम I को जोड़ देते हैं कि यहाँ से मान लीजिए 5 एम्पियर इधर गई, 4 एम्पियर इधर गई, 3 एम्पियर इधर गई, और 5 इधर से आई, 4 इधर से आई, 3 इधर से आई, और वापस इस तार में जुड़ गई। तो जो टोटल इधर है वही टोटल इधर है, तीनों को हम डायरेक्टली टोटल कर सकते हैं, लेकिन करंट यहाँ डिवाइड हुई है, इसीलिए I = I1 + I2 + R3। और वहाँ पर इस वाले डायग्राम में करंट सेम थी। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज
इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर्स। अब क्योंकि अलग अलग रजिस्टर्स हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अलग अलग हैं, इसलिए उनको जोड़ देंगे। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस इक्वल होगा सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये कॉम्बिनेशन है, पूरा कंक्लूजन है जो हमने अब तक पढ़ा है। करंट जो होगा सीरीज में सेम होगा, V भी प्लस होंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 और R भी तीनों प्लस होंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे पैरेलल की तो वहाँ पर करंट तीनों में अलग अलग जाएगा। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, एक ही होगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ दो ही बन रहे हैं, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। और रेसिप्रोकल होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पैरेलल में। क्यों होगा, डेरिवेशन हम देख चुके हैं। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और उनके बीच का डिफरेंस। इसके बाद एक टॉपिक है जो थ्योरेटिकल है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। When electric current is supplied to a purely resistive conductor, the energy of electric current is dissipated entirely in the form of heat। जहाँ भी करंट फ्लो होगा वहाँ हीट का फॉर्मेशन होगा एंड एज ए रिजल्ट रजिस्टर गेट्स हीटेड, रजिस्टर्स भी गर्म हो जाते हैं। द हीटिंग ऑफ रजिस्टर बिकॉज ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉमनली नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि करंट जो होता है, जहाँ भी करंट फ्लो होगा वहाँ पर हीट फॉर्मेशन होता है और हीट फॉर्मेशन की वजह से जितने भी डिवाइसेस सर्किट में लगे हुए होते हैं वो गर्म हो जाते हैं हीट फॉर्मेशन की वजह से। सम एग्जाम्पल जैसे व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, फिलामेंट गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ इट गिव्स लाइट। जहाँ लाइट बन रही है, हीट बन रही है, तो वो गर्म हो जाता है फिलामेंट। द हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हैपन्स बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर ये वर्ड आता है कि डिफाइन करिए, आप क्या समझ रहे हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि किसी भी सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, चार्ज फ्लो होगा, कोई भी एनर्जी फॉर्म होगी, हीट फॉर्म होगी, तो वहाँ पर जो इक्विपमेंट होते हैं, जो डिवाइसेज होते हैं, वो हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्यों हो जाते हैं गर्म, इसका अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर होगा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हीट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर थ्रू विच इट पासेस। कि जहाँ से करंट पास हो रहा है वहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है जो उसे रोकती है, तो उससे ओवरकम, बाहर निकलने के लिए, उससे दबने के लिए नहीं, हीट जनरेट होती है। हायर द रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट हायर अमाउंट ऑफ हीट। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उससे ओवरकम आने के लिए हीट ज़्यादा बनेगी और उतनी ही ज़्यादा वो जो इक्विपमेंट है वो गर्म हो जाएगा। दस जनरेशन ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रिक करंट वाइल पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज एन इनएविटेबल कंसिक्वेंस। दिस हीटिंग इफेक्ट इज यूज्ड इन मैनी अप्लाइंसेस। इलेक्ट्रिक आयरन में भी प्रेस गर्म हो जाती है, वी ऑल नो, बिकॉज रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा है हीट उतनी ज़्यादा बनती है। इलेक्ट्रिक हीटर में भी, इलेक्ट्रिक गीज़र में भी, तो ये सब गर्म हो जाते हैं। रीज़न, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज़्यादा बनेगा। सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जब हमने हीटिंग पढ़ा है तो हम जूल लॉ भी पढ़ेंगे। एक ओम लॉ हमने पहले पढ़ा है, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ यहाँ पर पढ़ेंगे। फॉर्मूलाज घुमा फिरा कर वही फॉर्मूले यूज़ किए गए हैं। लेट एन इलेक्ट्रिक करंट आई होता है इलेक्ट्रिक करंट, मान रहे हैं हम कि फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर, रेजिस्टेंस है R, पोटेंशियल डिफरेंस है V और चार्ज Q फ्लो हो रहा है थ्रू द सर्किट फॉर द टाइम T। ये सब दिया हुआ है। वर्क डन, कितना वर्क किया गया है, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है आगे पोटेंशियल डिफरेंस का कि V इक्वल टू Q अपॉन V इक्वल टू W अपॉन Q। तो अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो W आ जाएगा, W इक्वल टू V इंटू Q, जो यहाँ पर लिखा गया है W इक्वल टू V इंटू Q। तो ये कहाँ से आया है, ये पहले वाले फॉर्मूले से आया है। सिंस दिस चार्ज Q फ्लो थ्रू द सर्किट ऑफ टाइम T, तो पावर जो होती है वो पावर इनपुट होती है टू द सर्किट कैन बी गिवन। पावर का जो फॉर्मूला है वो अब ये एक नया फॉर्मूला यहाँ पर आया है। पावर अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि P इक्वल टू W अपॉन T।
कितने टाइम में कितना वर्क किया गया है वो उसकी पावर है। तो नॉर्मली भी हम देखते हैं कि अगर हम कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर दें दैट मीन हमें पावर ज़्यादा है। जिसमें पावर ज़्यादा होगी वो टाइम कम लेगा और काम भी ज़्यादा कर देगा, जिसमें पावर कम होगी वो काम कम करेगा और टाइम ज़्यादा लेगा। तो ये तो नॉर्मली भी है कि पावर जो है वो W/T एक नया फॉर्मूला है। फॉर्मूलेज आप सारे अगर एक पेज पर कहीं लिख लेंगे एंड में तो आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला है ये चैप्टर। तो P = W/T। अब इसके बाद इस W की जगह ये वाला फॉर्मूला यूज़ में किया गया है V × Q। तो अगर मैं P = W/T W की जगह तो रख दूँ V और Q और अपॉन में T। अब इसके बाद अब ये जो Q/T है ये आपको याद आ जाएगा पीछे से इलेक्ट्रिक करंट से I = Q/T था। मैंने आपको बताया था I = Q/T कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज़ I। तो क्या फॉर्मूला बन गया P = VI। तो ये जो फॉर्मूला बना है दैट ये पावर का फॉर्मूला है कि पावर क्या होती है V × I। तो ये है जूल्स लॉ। ए मतलब यही है कि एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में रख के तीसरा फॉर्मूला बनाया है, बाकी फॉर्मूले सारे वही हैं। तो ये डेरिवेशन आपको याद रखना पड़ेगा। एंड जो रिजल्ट आया दैट इज़ P = VI। अब इसके आगे सिंस द बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसी एक डेरिवेशन में, ये वाला डेरिवेशन आपको बहुत ध्यान से करना है। सिंस द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड फॉर टाइम आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन T बाई टाइम P = अभी मैंने बताया था P = VI है। दोनों जगह ही टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कि P और T यहाँ भी और यहाँ भी PI और T दोनों जगह ही टाइम को मल्टीप्लाई किया गया है इसमें, तो क्या फॉर्मूला बनेगा कि thus for the steady current the heat produced H in time T is equal to VIT। मतलब ये क्या है, ये पावर है टाइम का, कितने टाइम में कितनी पावर है उसको H से लिखा है इन्होंने, तो H = VIT। तो H = VIT जब यहाँ पर रखेंगे तो इसके बाद आगे ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब इसमें आगे यूज़ में लेंगे वी नो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V की जगह IR रखा गया है, तो H = V की जगह जब IR रखेंगे तो IR/IT ये बनेगा और I² हो जाएगा, H = I²RT। तो ये एक नया फॉर्मूला बनेगा I²RT। ये है H का फॉर्मूला। बहुत सारे फॉर्मूले इसमें फॉर्मेट हुए हैं। पहले आप इस डेरिवेशन को शांति से लिख लेना एक पेज पर, उसके बाद अपने आप जब आप ऊपर से पढ़ेंगे एज इट इज़ लिखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस फॉर्मूले की वैल्यू किस में रखी है और नया फॉर्मुलेशन हुआ है। द एक्सप्रेशन 4th इज नोन एज जूल्स लॉ। तो जो लास्ट वाला है H = I²RT ये है जूल लॉ विच स्टेट कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। करंट के स्क्वायर इस करंट का स्क्वायर होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के भी, तीनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन R और T सिंगल सिंगल है 1 पावर के साथ, जबकि जो टाइम करंट है उसका स्क्वायर है यहाँ पर। तो ये है जूल्स लॉ। इसके बाद ये आगे ये थ्योरेटिकल पार्ट है, वो डेरिवेशन पार्ट था, ये आप कर लेना और एक बार PDF में देख लेना डेरिवेशन आएगा या नहीं आएगा। ओनली अगर स्टेटमेंट और फॉर्मूला है तो आप स्टेटमेंट और फॉर्मूला याद कर लेना, एक बार PDF में आप चेक कर लेना कि डेरिवेशन है या नहीं है। आगे आते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब पर। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ बल्ब गिव्स लाइट। फिलामेंट मतलब ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अगर आप उसके बारे में अगर आपसे पूछेगा तो, या फिर एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ये भी पूछ सकता है कि जूल्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो हीट कहाँ कहाँ बनती है, बल्ब में बनती है, आयरन में बनती है, फ्यूज़ में बनती है, प्रेस में, गीज़र में, तो ये एप्लीकेशंस भी हैं और कैसे भी पूछ सकता है। In an electric bulb, the filament of bulb gives light because of the heating effect of electricity. इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट कि जहाँ पे फ्लो ऑफ करंट होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा, तो वहाँ पर जो हीट है वो फॉर्मेट होगी। द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज जनरली मेड ऑफ टंगस्टन मेटल। टंगस्टन मेटल का फिलामेंट बनाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर मिलेगा, जब वो मेल्ट होगा, जिससे वो ज़्यादा करंट, ज़्यादा हीट झेल सकता है। इलेक्ट्रिक आयरन की अगर हम बात करेंगे, द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ एलॉय हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट
आयरन भी बहुत सारे एलॉयज से मिलकर बनाई जाती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इजीली पिघलती नहीं है। इलेक्ट्रिक हीटर एंड गीज़र सेम मैकेनिज्म पर वर्क करते हैं। आगे आते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ पर। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज फ्रॉम हाई वोल्टेज इफ एनी केस इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज मेड ऑफ अ मेटल और एलॉय ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कहाँ काम में आते हैं, जब वोल्टेज हाई होता है तो फ्यूज़ उड़ जाता है, तो फ्यूज़ सारा जो वोल्टेज है वो झेल जाता है, सारा करंट झेल जाता है। हमारे घर में जितने भी अप्लायंस लगे हुए हैं, फ्रिज, टीवी, ये ख़राब नहीं होते हैं अगर हम फ्यूज़ नहीं लगाएं और डायरेक्ट सप्लाई आने दें करंट की। तो अगर करंट कभी ज़्यादा सप्लाई हो गया तो हमारे जो अप्लायंसेज हैं वो फूक सकते हैं। इसकी वजह से पहले ही एक रोकने वाला लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ मेटल का बना हुआ होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, बहुत सारे मेटल्स का एलॉय है। इन द केस ऑफ फ्लो ऑफ हायर वोल्टेज देन स्पेसिफाइड फ्यूज़ वायर मेटल एंड प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, कि वो अप्लायंसेज से आगे लगा दिया जाता है जिससे वो खड़ा हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट को रोकने के लिए। और फ्यूज़ ऑफ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, कि आपके घर में कितने अप्लायंसेज लगे हुए हैं, ज़्यादा बड़ा घर होगा तो फ्यूज़ ज़्यादा पावर का लगेगा, और अगर कम मतलब छोटा घर है, कम अप्लायंसेज हैं, तो फ्यूज़ छोटा भी काम कर जाता है। तो ये जो फ्यूज़ है वो डोमेस्टिक पर्पज़ में काम में आता है। आगे है इसी में ही, सपोज इफ़ एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम्स 1000 वाट एट 220 वोल्टेज। ये इसका न्यूमेरिकल है कि 1000 वाट पावर का है और वोल्टेज है 220 वोल्टेज। तो जो करंट होगा, ये इसका फॉर्मूला है I = P/V। तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हैं, 1000/220 4.5 एम्पियर आएगा। तो दस इन द केस ऑफ 5 एम्पियर शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक हीटर इन द फ्लो ऑफ हायर वोल्टेज। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पावर का। पावर की जो यूनिट है वो वाट होती है। ए वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होती है वाट की यूनिट। किलो वाट होगा तो किलो जहाँ भी आता है वहाँ 1000 लगता है, तो 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वोल्ट। कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरली मेजर्ड इन किलो वाट। तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो घर में यूज़ में आती है वो किलो वाट में हम कंजप्ट करते हैं। 1 किलो वाट आर इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1 आर, और अगर 1 आर को चेंज करेंगे तो 3600 सेकेंड्स में ये आएगा। तो ये इलेक्ट्रिक पावर वाला, तो ये वाला अगर आप नहीं पढ़ना चाहें, ये वाला पेज, तो आप इसको रहने दे सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर इजी लिखा हुआ है, आप वो वाला पेज रहने देना, नेक्स्ट पेज वाला पॉइंट कर लेना। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इज द कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कि पावर क्या है? रेट है कि किस रेट पर एनर्जी बनी है या फिनिश हुई है, डिसिपेट हुई है, वो इलेक्ट्रिक पावर है। फॉर्मूला क्या है? P = VI। पीछे जब हमने जूल्स लॉ पढ़ा है वहाँ पर ये फॉर्मूला आया है P = VI। अगर मैं V की जगह IR रख दूँ तो ये हो जाएगा I²R, और I²R से V²/R भी हो सकता है। जब आप ये तीनों फॉर्मूले यूज़ में आ सकते हैं। कैसे आए हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। P = VI सिंपल है। V की जगह अब हम IR रखेंगे तो I²R आ जाएगा। V की जगह जब IR रखेंगे तो V की जगह IR और एक I इसमें ऑलरेडी है, तो टोटल हो जाएगा ये I²R। और अगर हम VI में जगह V की वैल्यू अगर हम रख रहे हैं IR तो ये आएगा, और अगर हम V को ऐसे ही रहने दें और I की वैल्यू रख दें तो I = V/R होता है। तो V को ऐसे ही रखेंगे और I की जगह V/R रखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा V²/R। तो अगर आप V की वैल्यू रखेंगे तो I²R आएगा, और I की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा, जबकि ये दोनों फॉर्मूले बने VI से ही हैं। कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ में ले सकते हैं। आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ ये यूज़ में लिए जाएंगे। अब आपको करना ही है, पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, एक बार दोबारा पढ़ लेना, और सारे फॉर्मूलेज आप एक पेज पर लिख लेंगे एंड में, जिससे आपके लिए एंड के लिए ये ईजी रहेगा। अब 1 वाट क्या है? 1 वाट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाई ए डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट। VI से ही लेना है आपको, कि अगर I में I 1 एम्पियर हो और पोटेंशियल डिफरेंस V भी 1 वोल्ट हो तो जो पावर होगा वो 1 वाट का होगा। तो अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट का है तो जो पावर होगी वो 1 वाट हो जाएगी। तो 1 वाट = 1 वोल्ट × 1 एम्पियर,
लार्जर यूनिट, बड़ी यूनिट क्या है, वाट की किलोवाट है, जैसे ग्राम की किलोग्राम होती है तो वाट की किलोवाट होती है, 1000 वाट है, 1 किलोवाट इक्वल टू 1 kW इसका साइन है। और कमर्शियल यूनिट अगर पूछी जाए, कमर्शियल मतलब कि घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है उसमें कौन सी यूनिट काम में आती है, तो उसमें kWh आती है कि कितने घंटे में कितनी किलोवाट की पावर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई हो रही है। तो किलोवाट मतलब 1000 वाट, और आर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 आ जाएगा। तो जो क्या बनेगा, ये 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 किलोवाट ऑफ पावर इज यूज फॉर 1 आवर। मतलब एक घंटे में अगर 1 किलोवाट पावर यूज में आ रही है, दैट मीन तो जो यूनिट बनेगी वो बनेगी 1 किलोवाट आर। तो मेनली लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक पावर, द रेट है पावर समझते ही हैं हम। तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, इसके बाद हमने अपने सीरीज पैरेलल कनेक्शन पढ़े हैं, ओम्स लॉ पढ़ा है, जूल लॉ पढ़ा है एंड इलेक्ट्रिक पावर। मेनली कुछ टॉपिक्स ही हमने पढ़े हैं। अगर आप पहले आप थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आप न्यूमेरिकल्स पर आएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट्स में से भी क्वेश्चन आते हैं। जूल्स लॉ पूछा जा सकता है और आपसे ओम्स लॉ भी पूछा जा सकता है। डेरिवेशन का मुझे श्योर नहीं है, आप एक बार PDF में देख लेना डेरिवेशन है या नहीं है। न्यूमेरिकल्स पहले सारा थ्योरेटिकल पार्ट आप कंप्लीट करेंगे। न्यूमेरिकल्स बुक में दिए हुए हैं, इजीली उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगर जो नहीं आएगा तो आप पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं।